गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे नोडल एनालिसिस मेथड। इसका पूरा नाम नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड है। क्योंकि यहाँ नोड वोल्टेज को हम वेरिएबल लेते हैं V1, V2, V3 इस तरह से। नोड वोल्टेज अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है, उनको वेरिएबल लेते हैं। पिछले वीडियो में डिस्कस किया था मेश करंट एनालिसिस मेथड, वहाँ पे हमने करंट को वेरिएबल लिया था। हर मेश के लिए, हर लूप के लिए अलग अलग करंट ली थी और उनको वेरिएबल माना था, और उनको सॉल्व करने के बाद में हमने सर्किट में कहीं भी वोल्टेज या करंट ज्ञात कर लिया था। यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे वोल्टेज को, और इसको पाने के बाद में ही हम बाकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड बहुत यूज़फुल होता है सर्किट को सॉल्व करने में। सॉल्यूशन ऑफ डीसी सर्किट बाय नोडल एनालिसिस मेथड, ये हम आज करने वाले हैं। तो सर्किट को सॉल्व करने में नोडल एनालिसिस मेथड बहुत यूज़फुल होता है, खास करके जब सर्किट पैरेलल में हो ज़्यादा। मैनी ब्रांचेस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इस तरह से समांतर में बहुत सारा सर्किट इस तरह से फैलता जाए और उसका कोई भाग कॉमन जगह पे एक जगह हो, तो ऐसा पॉइंट को हम जनरली बोलते हैं रेफरेंस नोड, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ऐसे सर्किट को नोडल मेथड से सॉल्व करना, जब पैरेलल रूप से सर्किट का विस्तार ज़्यादा हो, तो सॉल्व करने में नोडल एनालिसिस मेथड बहुत यूज़फुल साबित होता है और बहुत कम समय में आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये क्या है, ये सर्किट को एनालाइज करने का, सॉल्व करने का एक मेथड है। दिस इज अ मेथड विच प्रोवाइड्स सॉल्यूशन टू दी सर्किट बाय यूजिंग नोड वोल्टेज एज सर्किट वेरिएबल्स। सर्किट वेरिएबल यहाँ होंगे नोड वोल्टेज, हमारा फोकस यहाँ रहेगा नोड वोल्टेज के ऊपर। तो सर्किट को सॉल्व करेंगे इनकी मदद से। तो कैसे सॉल्व करेंगे अभी इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं नोड क्या है, इनके बारे में आपको पहले भी पता है। नोड क्या है, दीज आर पॉइंट्स इन द सर्किट वेयर टू और मोर देन टू ब्रांचेस मीट। जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांचेस सर्किट की मिलती हैं उनको हम नोड कहते हैं। तो ये नोड हैं, जैसे एक नोड ये है 1, एक नोड ये है 2, एक नोड ये है 3, ये सब नोड हैं। दीज आर नोड्स, 3 नोड हैं यहाँ पे, तो इनको हम नोड बोलेंगे। अब इनमें से कुछ नोड होते हैं नॉन रेफरेंस और कुछ होते हैं रेफरेंस नोड। तो रेफरेंस नोड देखिए क्या है, इट इज़ अ नोड विच एक्ट्स एज रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके सापेक्ष में बाकी नोड जो हैं वो लिए जाएंगे। इसको जनरली हम लोग ग्राउंड पे मानते हैं और इसको कॉमन मानते हैं। बाकी वोल्टेज जो है इसी के सापेक्ष लेते हैं। रेफरेंस नोड को लेते समय जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज आके मिल रही हों उस पॉइंट को रेफरेंस लेते हैं तो सर्किट को सॉल्व करना आसान होता है। क्योंकि यहाँ देखिए कई ब्रांचेज आके मिल रही हैं। सो वी हैव टेकन दिस 3 एज रेफरेंस नोड। 3 को हम रेफरेंस नोड लिए हैं क्योंकि यहाँ पे एक ये ब्रांच आके मिल रही हैं, और भी ब्रांचेज आके मिल सकती हैं। तो इसको रेफरेंस नोड लेने से सर्किट को सॉल्व करना आसान हो जाता है। रेफरेंस नोड को हमने बताया कि इसको ग्राउंड की तरह ट्रीट करते हैं, वी ट्रीट एज ग्राउंड एंड ऑल अदर नोड्स आर कंसीडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस नोड। दूसरे होते हैं नॉन रेफरेंस नोड। इसमें 2 हैं नॉन रेफरेंस, जैसे कि नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2, ये नॉन रेफरेंस नोड हैं। दे हैव सम डिस्क्रीट वैल्यू, जैसे इनके कुछ वैल्यू होते हैं, इनके कुछ मैग्नीट्यूड होते हैं, ये नॉन रेफरेंस नोड कहलाते हैं। इनके कुछ मान होंगे, जैसे V1 का कुछ मान होगा, V2 का भी कुछ मान होगा, मैग्नीट्यूड होगा, तो ये नॉन रेफरेंस नोड कहलाते हैं। और जब इन नोड को हम कंसीडर करते हैं जिस समय, वो नोड को हम मानते हैं हायर पोटेंशियल पे। वी कंसीडर देम एट हायर पोटेंशियल, उसको उच्च विभव पे मानते हैं जिस नोड को हम कंसीडर कर रहे होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था मेश करंट एनालिसिस मेथड में कि जिस लूप में या जिस मेश में हम कंसीडर कर रहे होते हैं करंट को, उसको हायर मानते हैं बाकी से, क्योंकि उसकी दिशा तभी मेंटेन रह पाएगी जब हम उसको हायर मानेंगे। तो उसी तरह यहाँ भी है, हम जो करंट यहाँ दिशा फिक्स करेंगे वो तभी हायर हो पाएगी जब हम इसको हायर मानेंगे, या वो दिशा तभी मेंटेन रह पाएगी जब इसको हम हायर पोटेंशियल पे मानेंगे। इसीलिए इस नोड को हायर पोटेंशियल पे मानेंगे, क्योंकि बाकी करंट जो हमको नहीं जानकारी नहीं है उनको हम जनरली इससे दूर जाते हुए दिखाते हैं। ये तभी संभव होगा जब ये हायर पोटेंशियल पे होगा। इसी वजह से जो नोड हम कंसीडर कर रहे होते हैं वो जनरली हायर पोटेंशियल पे मानते हैं, दूसरे को लोअर पोटेंशियल पे मानते हैं। तो यहाँ पे 2 नॉन रेफरेंस नोड हैं, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, इनके पोटेंशियल है V1 और नोड नंबर 2 का पोटेंशियल है V2। रेफरेंस जो है इसका पोटेंशियल 0 पे मान रहे हैं। देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंडेड है। तो इसमें हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं नोडल एनालिसिस मेथड में, देखिए
सेलेक्ट वन नोड एज ए रेफरेंस नोड, हमने बताया पहले एक तो इसमें नोड पहचानिए कितने नोड हैं। जैसे एक नोड ये है, दूसरा नोड ये है, तीसरा नोड ये है, 3 नोड हैं। पहले नोड फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे मेश करंट एनालिसिस मेथड में हम पहले मेश इंडिपेंडेंट अलग अलग मेश जो हैं वो पता करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ नोड पहले फिक्स करने पड़ते हैं कितने नोड हैं। उनमें से एक को रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने 3 को रेफरेंस मान लिया, इस नोड को रेफरेंस नोड मान लिया। असाइन वैल्यूज टू अदर नोड्स लाइक V1 V2 V3, अदर जो नोड्स हैं जैसे कि नोड नंबर 1 है, इसको नाम दे दिया इसका पोटेंशियल V1, इसके पोटेंशियल को दे दिया मैग्नीट्यूड V2। और भी अगर नोड होते तो उसका मैग्नीट्यूड V3 V4 V5 इस तरह से सबको अलग अलग मान दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उस नोड से जो भी ब्रांचेस मिल रही हैं आके उस नोड पे लगाएंगे ओम का नियम और करंट निकाल लेंगे हर ब्रांच में V1 और V2 के टर्म में। जैसे कि ये तो करंट सोर्स है, इसका मान निकालना आवश्यक नहीं है क्योंकि इसका मान तो पहले से ही फिक्स है कि यहाँ से करंट जाएगी I1। लेकिन इसका मान नहीं पता है, इसका मान नहीं पता है, ये इस करंट का मान नहीं पता है, तो इसको ओम का नियम लागू करते हुए पता कर लेंगे। कैसे, V1 यहाँ पोटेंशियल है, रेफरेंस नोड पे पोटेंशियल कितना है 0, इसमें हम R1 से भाग दे देंगे तो ये करंट आ जाएगी इधर वाली करंट, ये करंट का मान आ जाएगा। जैसे इसका नाम अगर I1 है तो इसका मान इतना हो जाएगा, ये करंट पता चल गई। इसी तरह से हमको ये करंट पता करनी है, ये करंट कितनी है। फॉर एग्जांपल I2 का मान कितना है, यहाँ करंट कितनी होगी, ये यहाँ करंट कितनी होगी, ये इसके विभवांतर पर डिपेंड करेगा। यहाँ का विभव है V1 नोड 1 का, नोड 2 का विभव है V2, तो ये विभवांतर हो गया दोनों के बीच में। और हम बताए हैं अभी थोड़ी देर पहले कि जिस नोड को कंसीडर कर रहे हैं उसको हायर पोटेंशियल पे मानेंगे। सो V1 इज कंसीडर्ड एज हायर पोटेंशियल एंड V2 इज कंसीडर्ड एज लोअर पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू V1। अब इसमें हम भाग दे देंगे R2 से तो करंट I2 पता चल जाएगी। लेकिन I2 की दिशा क्या होगी, इधर को होगी। I1 की दिशा क्या होगी, इधर को होगी। I1 नीचे की तरफ जाएगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। I1 का मान हमने निकाल लिया है, कितना है V1/R1। I2 का मान हमने निकाल लिया है, कितना है V1 - V2/R2। ये इधर करंट कितनी है, ये करंट जो है फिक्स है, ये जो भी करंट है ये कैपिटल I2 है, ये भी फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो यहाँ पे इस जंक्शन पे मिलने वाली जो करंट्स हैं, जितनी भी ब्रांचें हैं सबकी करंट पता चल गई। यहाँ पे कैपिटल I1 करंट, ये कैपिटल I2 करंट है, ये करंट स्मॉल I1 है, ये इसका मान निकाल लिया है हमने। यहाँ इस करंट का मान भी निकाल लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद फिर ये डायरेक्शन देखिए क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हमने अभी बताया था कि अगर करंट इंडिपेंडेंस सोर्स से है तो वो तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगे हैं, उनकी डायरेक्शन पोटेंशियल से डिसाइड नहीं होती है, उनकी डायरेक्शन तो सोर्स ही डिसाइड कर देता है कि इसकी डायरेक्शन इधर को ही होगी, इसकी डायरेक्शन इधर को ही होगी। बाकी जो करंट्स हैं उनकी डायरेक्शन किधर को होंगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होंगी। और हमने बताया था कि जो नोड कंसीडर कर रहे होते हैं उसको हम हायर पोटेंशियल पे मानते हैं और दूसरे नोड को लोअर पोटेंशियल पे मानते हैं। तो I1 का डायरेक्शन किधर को होगा, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि V1 हायर पोटेंशियल पे है, ये 0 पोटेंशियल पे है। और I2 की डायरेक्शन किधर को होगी, इधर को होगी। क्यों, क्योंकि V1 हायर पोटेंशियल पे है, V2 लोअर पोटेंशियल पे है, इसलिए ये करंट होगी इधर की तरफ। अब यहाँ पे KCL लगा देंगे, अप्लाई KCL एट नॉन रेफरेंस नोड। इस नोड 1 पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगा देंगे और हम वहाँ से किरचॉफ करंट लॉ लगा के इनको वोल्टेज के रूप में हम सॉल्व कर लेंगे। ये वेरिएबल्स हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे। राइट n-1 नोड इक्वेशंस। n क्या है, नंबर ऑफ नोड। यहाँ कितने नोड हैं, यहाँ पे टोटल 3 नोड हैं, 1 2 और रेफरेंस, यानी तीन नोड हैं। तो कितने इक्वेशन यहाँ बनेंगे, n-1। n-1 का मतलब 2 इक्वेशन बनेंगे, यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगे। और अननोन कितने हैं, अननोन है V1 और V2। इनको 2 इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे और V1 V2 का मान निकाल लेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल हमको और फाइंड आउट करना है, I1 फाइंड आउट करना है या I2 फाइंड आउट करना है या कुछ भी फाइंड आउट करना है, इस तरह से हम पता कर सकते हैं।
अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। अगर करंट सोर्स हो तो कैसे सॉल्व करेंगे सर्किट में। सपोज देयर आर करंट सोर्स, जैसे कि यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस मेथड। तो इसको मान लीजिए नोड 1, इसको मान लीजिए नोड 2, इसको मान लीजिए रेफरेंस नोड, दिस इज 0, ये रेफरेंस नोड है। अगर करंट सोर्स होता है तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये 5 एम्पियर का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा है, तो इस करंट को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से 5 एम्पियर की करंट हमेशा आएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ V1 है कि V2 है, कितना वोल्टेज है, ये रजिस्टेंस 4 ओम है कि रजिस्टेंस 10 ओम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ 5 एम्पियर की करंट हमेशा आएगी। सिमिलरली यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा है 10 एम्पियर का, उसकी डायरेक्शन है अपवर्ड। इसको आप जब भी यहाँ इक्वेशन बनाएंगे, ये 10 एम्पियर की करंट हमेशा इस दिशा में ही जाएगी। तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगाने से सर्किट को सॉल्व करना तो और भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। उसके पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए सभी करंट, जैसे 5 एम्पियर की ये करंट मालूम है। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो ये जो 2 ओम की करंट, 2 ओम में करंट बह रही है, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका नाम दिया है I3, तो I3 का मान कितना हो जाएगा, V1/2 हो जाएगा। ये I1 का मान कितना है, I1 का मान दिया गया है पहले से ही फिक्स है, I1 का मान है 5 एम्पियर, 5 लिखते हैं केवल। इसके बाद I2 का मान निकाल लीजिए, इधर जो करंट जा रही है I2 का मान कितना होगा, I2 का मान होगा V1 माइनस V2/4। ये I2 भी निकल गई, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर को। क्यों इधर को होगी, क्योंकि V1 को हायर पोटेंशियल पे मानेंगे, V2 को लोअर पोटेंशियल पे मानेंगे। V1 इज कंसिडर्ड एज हायर पोटेंशियल एंड V2 इज कंसिडर्ड एज लोअर पोटेंशियल, क्योंकि हम नोड 1 पे कंसिडर कर रहे हैं, इसको हायर पोटेंशियल पे लेंगे। तो I2 की दिशा इधर को होगी। अब यहाँ किरचॉफ का करंट लॉ लगा दीजिए, ये करंट जा रही बाहर, ये करंट जा रही बाहर, और ये करंट जा रही जंक्शन की तरफ। तो जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट जो है 5, जंक्शन से दूर जाने वाली करंट जो है अकॉर्डिंग टू KCL लगा दीजिए। अप्लाइंग KCL हेयर, अप्लाइंग KCL एट नोड 1, नोड 1 पे KCL लगा दीजिए। तो एट नोड 1 यहाँ KCL लगाने पर I1 इक्वल टू कितना होगा, I1 इक्वल टू होगा I2 प्लस I3। ये क्यों, क्योंकि I1 करंट जंक्शन की तरफ जा रही है, I2 दूर जा रही है, I3 भी दूर जा रही है। तो दूर जाने वाली जो करंट हैं उनका योग जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट के बराबर होगा। इस तरह से यहाँ पे आप KCL लगा दीजिए। तो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यूज़, 5 इक्वल टू I2 का मान कितना है, V1 माइनस V2/4, और I3 का मान कितना है, I3 का मान है V1/2। ये इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से ये 4 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू V1 माइनस V2 प्लस 2V1/this, तो ये हो जाएगा 3V1 माइनस V2 इक्वल टू 3V1 माइनस V2 इक्वल टू 20, 3V1 माइनस V2 इक्वल टू 20। ये इक्वेशन नंबर 1। एक समीकरण हमको मिल गया यहाँ से। अगला समीकरण हम अगला जो सेकंड नोड पे लगाएंगे इक्वेशन, तो वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए कि नोड 2 पे अब वही अप्लाई करेंगे। एट नोड 2, नोड 2 पे लगाइए। नोड 2 पे हमको पता है करंट, एक करंट तो ये जा रही है दूर की तरफ, एक करंट ये आ रही है नोड की तरफ। ये I5 कैलकुलेट कर लीजिए, और ये तो कैलकुलेटेड है पहले से ही। I2 का मान कितना हमने कैलकुलेट किया है, I2 का मान हमने कैलकुलेट किया है V1 माइनस V2/4, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है जंक्शन की तरफ, यहाँ इधर की तरफ। तो जंक्शन की तरफ जाने वाली कितनी करंट हैं, 2 करंट हैं, एक ये है एक ये है। तो इसका मतलब है कि I2 को जोड़िए, 10 एम्पियर करंट जा रही जंक्शन की तरफ, उसमें जोड़ दीजिए। इक्वल टू कितना होगा, जंक्शन से दूर जाने वाली करंट, ये करंट दूर जा रही है मतलब 5 प्लस ये करंट कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा, ये करंट होगी V2/6।
V2/6 क्यों? क्योंकि यहाँ विभव पोटेंशियल जो है V2 है, यहाँ पोटेंशियल V2 है, 0 पे है, तो ये हो जाएगा V2 - 0/6। ये इतना हो गया, ये ऐसा। तो ये I2 का मान कितना है वो भी रख दीजिए। तो I2 का मान रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा V1 - V2/4। ये तो यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, V2/6 माइनस V1 - V2/4 = 5। ये तो इसको यहाँ पे 12 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2V2 - 3V1 प्लस 3V2 = 5। तो ये इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5V2 - 3V1, 5V2 - 3V1 = 60। इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, -3V1 + 5V2 -3V1 + 5V2 = 60। इसको दोनों को जोड़ दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, दिस इज 2, तो हो जाएगा 4V2 = 80। सो V2 = 20 वोल्ट। ये आ गया, V2 20 आ गया। तो V2 का मान निकल आया। अब तो आप रख दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो V1 का मान भी निकल जाएगा। इस तरह से आप V1 और V2 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अगर वोल्टेज सोर्स लगा हो किसी ब्रांच में और कॉर्नर पे हो, जैसे यहाँ सपोज यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगा है, ये वोल्टेज सोर्स अगर लगा है किसी ब्रांच में, इफ अ वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन रेफरेंस नोड एंड नॉन रेफरेंस नोड। जैसे ये नॉन रेफरेंस नोड है, ये इनका नाम दे देते हैं 1, एक नोड है 2, एक नोड है 3 और एक नोड है ये 0। तो ये नॉन रेफरेंस नोड और रेफरेंस नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा है। तो क्या करना पड़ता है फिर ऐसे कंडीशन में, क्या करना पड़ता है, वी सिंपली सेट दी वोल्टेज एट नॉन रेफरेंस नोड इक्वल टू दी वोल्टेज ऑफ दी वोल्टेज सोर्स। जैसे यहाँ 10 वोल्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे V1 का मान ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। तो इसके सापेक्ष में ये पोटेंशियल जो V1 होगा वो 10 वोल्ट पे है। तो यहाँ पे हमको बहुत आसानी से सर्किट सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको एक पोटेंशियल मिल गया, एक पोटेंशियल हमको मिल गया पहले से ही, V1 = 10 वोल्ट मिल गया। तो हम जैसे ही अब आगे सॉल्व करेंगे तो V1 का मान रख देंगे 10 वोल्ट। दूसरा केस हो सकता है कि ये जो पोटेंशियल सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है, ये इस तरह से नॉन रेफरेंस और रेफरेंस के बीच में ना हो, यानी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो ये तब यही फार्मूला लगेगा जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में हो जाए। जैसे एक नॉन रेफरेंस नोड ये है 2 और एक नॉन रेफरेंस नोड ये है 3। इनके बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 5 वोल्ट का प्लस माइनस। ये देखिए, ऐसी दशा में क्या करते हैं, ऐसी दशा में, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इन दोनों नोड को एक नोड जैसा कंसीडर करते हुए मर्ज करके इसको बनाते हैं सुपर नोड बोलते हैं। इट इज कॉल्ड सुपर नोड। सुपर नोड कब बनता है, व्हेन अ वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड। दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में जब एक वोल्टेज सोर्स लग जाता है, जैसे ये यहाँ लग गया है 5 वोल्ट, तो इनको दोनों नोड को आपस में एक जैसा मान करके मर्ज कर देते हैं। यहाँ भी विभवांतर V1 और V2 के बीच में कितना रहेगा, हमेशा 5 वोल्ट ही रहेगा। तो यहाँ एक फार्मूला हम लिख सकते हैं कि V2 - V3 = 5। एक समीकरण हमको ये दे देता है, सुपर नोड से ही मिल जाता है। यहाँ से कैसे V2 - V3 = 5 लिखा गया, देखिए V2 का सिरा धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हायर पोटेंशियल पे है। V3 का सिरा जो है ऋणात्मक सिरे से जुड़ा है बैटरी के सोर्स के, इसलिए लोअर पोटेंशियल पे है। तो हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल घटा देंगे, तो ये हमको पोटेंशियल डिफरेंस यानी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में है, वो मिल जाएगा। एक समीकरण हमको मिल जाता है यहाँ से सुपर नोड से। इसके बाद इन दोनों को मर्ज करके एक जो है फिर सॉल्व करेंगे, लगाएंगे आगे का जो फार्मूला है किरचॉफ्स करंट लॉ।
तो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि सुपर नोड क्या है, और अगर वोल्टेज सोर्स नॉन रेफरेंस और रेफरेंस के बीच में होगा तो क्या करेंगे, वो तो सिंपल वोल्टेज बन जाएगा। इसके बीच में होता तो क्या होता, इसका वोल्टेज बन जाता। इसके बीच में होता तो क्या होता, इसका इस नोड का वोल्टेज बन जाता, वो पोटेंशियल बन जाता। लेकिन अगर बीच में है तो क्या होगा, सुपर नोड बनाएंगे। तो सुपर नोड कैसे बनाएंगे, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। इससे एक सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल सुपर नोड का। जैसे ये है, एक सर्किट है, ये नोड 1, ये नोड 2 और ये नोड 0, ये रेफरेंस नोड है 0। अब इसमें देखिए नोड 1 और नोड 2 के बीच में एक पोटेंशियल सोर्स है, विभवांतर का सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है 2 वोल्ट का, जिसका धन सिरा यहाँ लगा है, ऋण सिरा यहाँ लगा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि V2 माइनस जो V1 है, इसका मान है 2 वोल्ट। ये समीकरण नंबर 1 हो गया सीधा। V2 माइनस V1 इक्वल टू 2 वोल्ट। क्यों, क्योंकि V2 इज एट हायर पोटेंशियल, क्योंकि ये प्लस से जुड़ा है V2 सिरा, और V1 माइनस से जुड़ा है, इसलिए V1 जो है लोअर पोटेंशियल पे है और V2 हायर पोटेंशियल पे है। तो इसलिए विभवांतर कितना है दोनों के बीच में, 2 वोल्ट का है। तो ये विभवांतर जो इसके बीच में है 2 वोल्ट का है, या तो ये V1 माइनस V2 होगा, या तो V2 माइनस V1 होगा। यहाँ V2 माइनस V1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि V2 जो है धन सिरे से जुड़ा हुआ है। V2 is connected with plus and V1 is connected with minus, so that is why it is not V1 minus V2, it is V2 minus V1। ये मिल गया हमको एक समीकरण यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे सुपर नोड। सुपर नोड क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज है, विभवांतर है, वो इतना ही रहेगा। यहाँ की करंट कुछ भी हो, करंट यहाँ ज़्यादा हो, करंट यहाँ कम हो, यहाँ रजिस्टेंस 10 ओम का लगाएं या रजिस्टेंस यहाँ 100 ओम का लगाएं, ये विभवांतर तो उतना ही रहेगा, ये उतना ही हमेशा रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, सुपर नोड बनाएंगे। सुपर नोड कैसे बनाते हैं, दोनों नोड को ऐसे ऐसे करके एक नोड मान लेते हैं, कॉमन नोड। जैसे ये 1 and 2 दे आर कंसीडर्ड एज 1 नोड, और इनके बीच में रिलेशन ये मिल गया है हमको, रिलेशन इन दोनों नोड के बीच में ये रिलेशन ये है, हमारे पास एक समीकरण ही है। इसके बाद दोनों को मर्ज करने के बाद में लगाएंगे यहाँ पे वही नियम लगाएंगे, केसीएल लगाने के पहले हम करंट ज्ञात कर लेंगे पहले। जैसे कि 2 एम्पियर का ये करंट सोर्स लगा है, तो इधर की करंट है 2 एम्पियर। 7 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है, तो इधर करंट जा रही है 7 एम्पियर, इधर जा रही है 2 एम्पियर। अभी 2 करंट हमको पता करनी है, ये और ये। तो इनको पता कर लीजिए दोनों करंट को। कैसे, ये वोल्टेज ये पोटेंशियल V1 है, तो यहाँ पे I1 का मान कितना होगा, यहाँ पे I1 का मान होगा V1/2, और यहाँ पे I2 का मान कितना होगा, I2 का मान होगा V2/4, क्योंकि ये रेफरेंस नोड है ये। तो यहाँ और यहाँ के बीच में विभवांतर कितना है, V2 माइनस 0/4। यहाँ के बीच में विभवांतर कितना है, V1 माइनस 0/2। तो ये करंट की दिशा क्या है, डाउनवर्ड। ये करंट की दिशा क्या है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे नोड है V1 इसकी तुलना में, इसीलिए नीचे की तरफ है। I2 डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि ये V2 हायर पोटेंशियल पे है इसकी तुलना में, इसीलिए वो भी नीचे की तरफ है। अब हमको सभी करंट पता चल गई हैं। अब इनको यहाँ पे लगा दीजिए किरचॉफ्स करंट लॉ लगा दीजिए। तो जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट कौन सी हैं, जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट केवल एक है, ये 2 एम्पियर का। तो यहाँ लिख दीजिए 2 इक्वल टू बाकी करंट को जोड़ डालिए, कितना है, I1 का मान V1/2 है, I2 का मान कितना है, प्लस V2/4 है, प्लस ये करंट भी जा रही है बाहर की तरफ, उसको भी जोड़ डालिए 7 एम्पियर। इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इक्वल टू इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। बाहर जाने वाली करंट कौन कौन सी हैं, 7 एम्पियर, I2 और I1। अंदर जाने वाली जंक्शन की तरफ कौन करंट है, सॉरी नोड की तरफ जाने वाली कौन सी करंट है, ये जंक्शन भी है, ये है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का मान किसके बराबर होगा, ये करंट I1 प्लस ये करंट I2 प्लस 7 एम्पियर। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से
इसको 7 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू V1/2 प्लस V2/4। यहाँ पे 4 यहाँ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2V1 प्लस V2 इक्वल टू -5। सो 2V1 प्लस V2 इक्वल टू -20। ये हो गया। और समीकरण नंबर 2 बना लिया इसको। समीकरण नंबर 1 क्या है? समीकरण नंबर 1 है V2 माइनस V1 इक्वल टू 2। तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, 2V2 माइनस 2V1 इक्वल टू 4। ये 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2V2 माइनस 2V1 इक्वल टू 4। अब ये दोनों समीकरण को जोड़ डालिए। दोनों समीकरण को जोड़ डालिए तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3V2 इक्वल टू -16। सो V2 इक्वल टू -16/3। तो ये निकल गया V2 का मान। तो V1 का मान कैसे आ जाएगा? V2 माइनस V1 इक्वल टू 2 से आ जाएगा। V2 माइनस V1 इक्वल टू 2 से यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ देखिए V2 का मान कैलकुलेट किया गया है -16/3। V2 का मान कैलकुलेट किया गया है -16/3 मतलब 5.33 माइनस। तो V1 का मान भी निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास रिलेशन है V2 माइनस V1 इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम V1 और V2 के मान दोनों निकाल लेंगे। तो दोनों के मान पता चल गए। कितना? V1 का मान पता चल गया -7.33 वोल्ट। V2 का मान पता चल गया -5.33। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको सुपर नोड बनाने से क्या हुआ कि हमको एक रिलेशन मिल गया। वो रिलेशन क्या मिल गया? वो रिलेशन मिल गया V2 माइनस V1 इक्वल टू 2। तो ये हमको हेल्प किया सॉल्व करने में। तो ये सुपर नोड बनाने से ये बेनिफिट हो जाता है। कभी कभी सुपर नोड बनाना चाहिए सर्किट को सॉल्व करने में। चलिए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सोर्स। ये करंट सोर्स है जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है। इसका मान कितना है? इसका मान है 2I0। इसको पता करना है कि ये करंट सोर्स कितने एम्पियर का है। तो चलिए एक रेफरेंस नोड ले लेते हैं। यहाँ पे कोई ये रेफरेंस नोड हो गया और नॉन रेफरेंस नोड ये सभी एक ही हैं क्योंकि आपस में सब जुड़े हुए हैं। तो एक नोड मान लीजिए 1। ये नोड नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे करंट्स, ये इस नोड का वोल्टेज मान लीजिए V1 है। तो हम करंट जो है कोई फिक्स कर लेते हैं I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3। ये तो पता है करंट सोर्स है 20 एम्पियर का, इसीलिए इसकी करंट है 20 एम्पियर। ये पहले से फिक्स है। यहाँ पे मान लीजिए I4 है, I4 ये। अब यहाँ पे चलिए लगाइए पहले ओम्स लॉ और निकाल लीजिए I1 का मान। I1 का मान कितना होगा? V1/4। डायरेक्शन क्या होगी? नीचे, क्योंकि हायर पोटेंशियल पे मानेंगे V1 को। ये पता चल गया। I2 का मान कितना है? I2 का मान है I2 का मान है ऊपर की तरफ जा रही है ये करंट। तो ये हो गया -2I0 हो गया। माइनस क्यों लिया? क्योंकि हम I2 को नीचे दिखा रहे हैं और ये I2 एक्चुअली में ये जो करंट है I2 ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसे इसकी एरो देखिए ऊपर की तरफ लगा है। इसको लेंगे जंक्शन की तरफ और नोड की तरफ जाने वाली करंट है ये। तो इसको लेंगे -2I0। ठीक। I3 का मान कैलकुलेट कर लीजिए। I3 का मान होगा V1/3। V1 -0/3। V1 -0/4। ये कैसे निकला? ये ये नॉन रेफरेंस नोड का वोल्टेज है। इसके सापेक्ष में ये 0 वोल्टेज पे है, ये 0। तो ये करंट हो जाएगी V1 -0/4 या V1/4 कह सकते हैं। ये V1 -0/3 को कह सकते हैं V1/3। इसके बाद ये करंट देख लीजिए, ये 20 एम्पियर। तो 20 एम्पियर की करंट जो है वो जा रही है जंक्शन से दूर। तो इसको भी प्लस ले लीजिए। ये मान लीजिए I5 है
I1 I2 I3 I4 या I5 मान लीजिए। तो I5 का मान कितना है? I5 का मान है 20 एम्पियर। I4 का मान निकाल लीजिए कितना है? I4 का मान निकाल लीजिए, ये हो जाएगा V1 अपान 12 12 V1 माइनस 0 अपान 12, ये हो गया। ये सभी करंट का मान हमने निकाल लिया। अब KCL लगा दीजिए, अप्लाइंग KCL एट नोड 1 पे KCL लगा दीजिए, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ सेज द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट एनी नोड और जंक्शन इज 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0 कर दीजिए। I1 कितना जा रही है? दूर जा रही है जंक्शन से। I1 का मान कितना है? ये I1 का मान है V1 अपान 4 प्लस I2 क्या है? I2 का मान कितना है? I2 जो है जंक्शन की तरफ जा रही है, -2I0 इसका मान है, ये -2I0 प्लस I3 कितना है? I3 है V1 अपान 3, ये V1 अपान 3 है, प्लस I4 का मान कितना है? I4 का मान है V1 अपान 12 प्लस I5 का मान कितना है? 20 एम्पियर, और दूर जा रही है, इसको माइनस में ले लीजिए क्योंकि जंक्शन से, नहीं प्लस में रहेगा ये भी, क्योंकि ये भी जंक्शन से दूर जा रही है, सभी करंट जंक्शन से दूर जा रही हैं। तो ये +20 ये हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा V1 अपान 4 प्लस V1 अपान 3 प्लस V1 अपान 12 प्लस 20 इक्वल टू 2I0। बट यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे I0 का मान कितना है? यहाँ से निकाल लीजिए, I0 करंट बह रही है इसमें, देखिए ये, और ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, यानी यहाँ करंट I0 है तो यहाँ बहेगी 2I0। तो ये I0 का मान अगर यहाँ से आप निकालना चाहेंगे तो ये I0 करंट कितनी है? ये -I4 के बराबर है। I0 का मान किसके बराबर है? -I4। I0 करंट ऊपर की तरफ है और I4 करंट हमने नीचे की तरफ माना है, तो I4 की जगह पे -I0 हम लिख सकते हैं, या I0 की जगह पे -I4 लिख सकते हैं। तो ये हो गया I0 इंटू I0 की जगह पे -I4। तो I4 का मान कितना है? अभी हमने कैलकुलेट किया है, I4 का मान है V1 अपान 12। तो यहाँ लिख दीजिए -V1 अपान 12, ये। तो यहाँ से V1 का मान निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा V1 अपान 4 प्लस V1 अपान 3 प्लस V1 अपान 12 प्लस 20 इक्वल टू -2V1 अपान 12। तो इसको लाइए इस साइड में, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, तो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा? ये सॉल्व होके हो जाएगा 3V1 अपान, तो ये हो जाएगा V1 अपान 4 प्लस V1 अपान 3 प्लस 3V1 अपान 12 प्लस 20 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं -20, है ना। अब यहाँ पे ये 12 ले लीजिए नीचे, तो ये हो जाएगा 3V1 प्लस 4V1 प्लस 3V1 इक्वल टू -20, ये हो गया। तो यह इसको जोड़ डालिए, ये हो जाएगा 10V1 अपान 12 इक्वल टू -20। सो V1 इक्वल टू दिस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 24 वोल्ट, -24 वोल्ट आ गया। तो I4 का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ I4 का मान निकाल लीजिए, V1 का मान रख के, V1 का मान निकल गया तो आगे कैलकुलेट कुछ भी हो जाएगा, हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। V1 का मान निकल गया -24, तो I4 का मान कितना होगा? I4 का मान होगा
-24/12 यानी 2 एम्पियर, -2 एम्पियर का मतलब ये करंट ऊपर को जाएगी, इसीलिए माइनस में आई है। I4 इज माइनस, सो बिकॉज वी हैव टेकन दिस करंट डाउनवर्ड, हमने इस करंट को नीचे लिया है, इसका मतलब माइनस में आने का कि ये करंट की दिशा नीचे को ना होके ऊपर को होगी। यानी I0 का मान कितना है? I0 का मान है 2। I0 का मान निकल गया तो इसका मान निकल जाएगा, हमको यही निकालना था। 2I0 का मान कितना होगा? फिर करंट सोर्स कितना हो जाएगा? ये 2 × 2 = 4 एम्पियर। तो ये 4 एम्पियर का करंट सोर्स बनेगा। ये मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया इस प्रकार से। एक और सॉल्व करते हैं लास्ट। ये इसमें डिपेंडेंट भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स नहीं है बल्कि डिपेंडेंट करंट सोर्स है, क्योंकि इसमें एरो लगा हुआ है। ये इसको रेफरेंस नोड ले लीजिए, इसको नोड 1, इसको नोड 2, इसको नोड 3। अब देखिए यहाँ पे बाय इंस्पेक्शन इट इज क्लियर दैट V1 = 2 वोल्ट। इस रेफरेंस नोड ये जो नॉन रेफरेंस नोड है इसका वोल्टेज 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसके और रेफरेंस नोड के बीच में 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 2 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमको सीधा ये पता चल रहा है कि V1 का मान 2 वोल्ट होगा, स्पष्ट है। अब करंट निकाल लीजिए, इसमें जो करंट होगी कितनी होगी? ये होगी V2 माइनस V1 अपान ये रजिस्टेंस। ये यहाँ पे हम नहीं लगा रहे हैं केसीएल हम लगा रहे हैं यहाँ पे 2 पे, जंक्शन 2 पे। तो इसके सापेक्ष में जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हायर पोटेंशियल पे लेंगे V2 को और V1 को लोअर पोटेंशियल पे लेंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है V2 माइनस V1 अपान रजिस्टेंस से भाग दे देंगे तो ये करंट आ जाएगी, जो भी ये करंट है, मान लीजिए I1 करंट है, ये आ गई I1। अब ये दूसरी करंट ये मान लीजिए I2 है, ये कितनी होगी? ये वोल्टेज डिवाइडेड बाई रजिस्टेंस, ये डिवाइडेड बाई रजिस्टेंस 1/4 है। तीसरी करंट ये हो जाएगी, ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज V3 है, तो ये हो जाएगी करंट कितनी? ये करंट हो जाएगी ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज V2 माइनस V3, ये वोल्टेज ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल डिवाइडेड बाई ये रजिस्टेंस अपन दिस। तो देखिए सभी करंट बाहर की तरफ दिखाई गई हैं, इसीलिए सभी करंट का जो योग होगा वो 0 होगा, इट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से एक रिलेशन हमको मिल जाएगा 7V2 माइनस V3 = 4। ये इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगला एक KCL लगा दीजिए नोड नंबर 3 पे, नोड नंबर 3 पे KCL लगा दीजिए यहाँ पे। तो वहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस बार हम करंट को देखिए V3 को हायर पोटेंशियल पे मानेंगे, तो इस बार जो करंट होगी उसकी दिशा इधर मानेंगे, इधर की करंट इधर मानेंगे, इधर की करंट जो है नीचे है ही है। तो यहाँ पे जो करंट है नीचे की तरफ है, इसका मान कितना है? इसका मान है V2। ये और ये करंट जो होगी इधर इस साइड में, मान लीजिए इस करंट का मान है, इस करंट का मान मान लीजिए I4 है, इस करंट का मान मान लीजिए I3 है। तो I3 का मान कितना होगा? I3 का मान होगा V3 माइनस V2 अपान 1, V3 माइनस V2 अपान 1, वो जोड़ दिया, प्लस ये करंट जोड़ दिया V2, प्लस ये करंट जोड़ दिया, ये करंट कितनी होगी? V3 माइनस 0 अपान 1, ये V3 माइनस 0 अपान 1। तो इन सभी करंट को हम जोड़ देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से V1 पता है, ये इक्वेशन नंबर 2 से V2 माइनस V3 ये पता है। इक्वेशन नंबर 3 से सॉल्व कर लेंगे तो हमको ये तीनों वोल्टेज जो हैं V1, V2, V3 सब मिल जाएंगे। V1 तो पहले से ही पता है, ये वोल्टेज तो पहले से ही पता है, इसको आप निकाल लेंगे इक्वेशन से, इसको भी निकाल लेंगे इक्वेशन से। इस प्रकार से नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड से हम इस तरह की सर्किट में देखिए जिसमें कि ये पैरेलल ब्रांचेज आके एक जगह मिलती हैं, तो इसको रेफरेंस बना लेने से हम यहाँ KCL लगाते हैं, बहुत आसानी से KCL से सॉल्व हो जाता है। तो मैश एनालिसिस मेथड में KVL यूज करते हैं ज़्यादा, और नोडल एनालिसिस मेथड में KCL यूज करते हैं ज़्यादा। तो इससे सर्किट को हम KCL लगा करके इस तरह से वेरिएबल यूज़ करते हैं नोड वोल्टेज को, V1, V2, V3। सो इस तरह से सर्किट को सॉल्व करना
बेहद सरल हो जाता है, बेहद आसान हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।